AO 113 हिंदी। अध्याय 621 पागल मैं। कोष्टक। मैं कंपन को नियंत्रित करता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ और ध्यान से उनकी शक्ति को फिर से महसूस कर रहा हूँ, जो कि मिड 9 स्टार एलीट है, लेकिन इस बार मुझे लगा कि इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। हालांकि मैं निश्चित नहीं हो सकता क्योंकि अंतर बहुत कम है। आओ हमें अपनी कलाकृतियां दिखाओ, रेचेल ने उत्साह से पूछा। उनकी कलाकृति ने जो माहौल बनाया था वह सम्मोहक है, और अब हर कोई जुड़वां टोटेम कलाकृति की शक्ति और रूप के बारे में उत्सुक है। हाँ, हमें अपनी कलाकृतियां दिखाओ, लियो ने दोहराया। ठीक है, जुड़वां बच्चों ने एक स्वर में कहा। अगले ही पल एक डरा हुआ और सफेद चमक उनके सामने प्रकट हुई, जिससे हल्की गर्मी और ठंड का एहसास हुआ। हॉन्फ हॉन्फ। वे अपने चमकते हुए रूप में कुछ सेकंड तक रहे, उसके बाद उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया, और जैसे ही हमने उन्हें देखा हम आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके क्योंकि वे आश्चर्यजनक थे। वे बहुत सुंदर हैं, जुड़वां बच्चों की मां ने फुसफुसाते हुए कहा जब उसने अपनी बेटियों की टोटेम कलाकृतियां देखीं। वे अद्भुत हैं और एक दूसरे से बहुत अलग हैं। उन दोनों ने तलवारें बनाई थीं, लेकिन उनकी तलवारें एक दूसरे के विपरीत हैं। सोफिया ने एक फाल्चियन बनाया जबकि रैना के पास रैपियर है। एक शक्तिशाली हमला करता है जबकि अन्य हल्का हमला करते हैं, लेकिन मारक क्षमता के मामले में दोनों परियोजनाएं एक जैसी हैं। सोफिया की तलवार पूरी तरह से लाल रंग की है और उस पर आग के मोहक निशान अंकित हैं। वे इतने आश्चर्यजनक हैं कि कोई उन्हें देखता ही रहना चाहता है। तलवार पर निशानों को देखकर ही कोई अनजाने में तलवार से निकलने वाले दबाव को महसूस करने लगता है। दूसरी ओर रैना का रैपियर बहुत नाजुक लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तलवार पूरी बर्फ से बनी हो। रैना की तलवार शानदार है, इसमें एक गार्ड था जो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पतली पारदर्शी बर्फ से बना हो, और इसमें एक छोटा सा रिबन भी था जो इस तरह तैर रहा था जैसे कि हवा चल रही हो। लेकिन जो चीज उसके रैपियर को सबसे ज्यादा परिभाषित करती है वह है उसके ब्लेड पर की गई पेंटिंग। ये बर्फ में नाचते हुए नन्हे बारहसिंगों का भित्तिचित्र है, और यदि कोई देखता रहे तो उसे लगेगा कि भित्तिचित्र जीवंत हो गया है और बारहसिंगे नाच रहे हैं। भित्तिचित्र को देखकर मैंने निर्णय लिया था कि मैं जो टोटेम कलाकृति बनाऊंगा उसके ब्लेड पर भी ये पेंटिंग होगी। आपके हथियार देखकर मैं अभी यही अपना टोटेम आर्टिफैक्ट बनाना चाहती हूँ, राहेल ने कहा, और वह जुड़वा बच्चों के टोटेम आर्टिफैक्ट को ईर्ष्या से देखने लगी। तो माइकल, क्यों ना हम लड़ें? मैं अपने टोटेम कलाकृतियों की शक्ति का परीक्षण करना चाहती हूँ, सोफिया ने अचानक कहा। उसकी आंखों में मैं युद्ध की लपटें देख सकती थी, और मैं जानती थी कि उसका स्वभाव देखकर वह नहीं स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, मैंने कहा। जैसे ही लड़ाई के बाद मेरी आंखों में लड़ने की इच्छा जगने लगी। मैंने काफी सुधार किया है और मैं उसके खिलाफ परीक्षण भी करना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैंने पूछा जब मैंने उन दोनों को अभ्यास कक्ष के बीच में आते देखा। खैर, हम हमेशा एक साथ लड़ते हैं और तुम जैसे मजबूत विरोधियों के खिलाफ हमें एक साथ लड़ना होगा। अगर मैं अकेली तुमसे लड़ूंगी तो तुम्हें मुझ जैसी बेचारी लड़की को पीटने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैंने रैना को भी आने को कहा, सोफिया ने बहुत यथार्थवादी भाव से कहा, और उस क्षण मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई क्योंकि मैंने महसूस किया कि एक पल के लिए दो बहुत ही तीव्र निगाहें मुझ पर थीं। मैं जुड़वां बच्चों के माता पिता की इन दो निगाहों को जानता था, जो संभवतः मुझे चेतावनी दे रही थी कि मैं उनकी बेटियों के साथ कभी कुछ बुरा न करूं। ठीक है, अब जब तुम दोनों मेरे खिलाफ लड़ रहे हो तो मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा, मैंने कहा, क्योंकि चांदी की आग ने मेरे शरीर को घेरना शुरू कर दिया, जिससे एक पूर्ण घूमता कवच बन गया। इस बार मैंने कुछ भी नहीं रोका। न केवल मैंने अपने कवच को सीमा तक संकुचित कर लिया था, बल्कि मैंने इसे सीमित करने के लिए गुप्त विधि का भी उपयोग किया क्योंकि जुड़वां बच्चों के खिलाफ लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी। टोटेम आर्टिफैक्ट बनाने से पहले भी जुड़वां बच्चों में मुझे रोकने की शक्ति थी। हालांकि मैं उन्हें दबा तो सकता था, लेकिन उनकी त्रुटिहीन टीमवर्क के कारण उन्हें पूरी तरह से हरा नहीं सकता था, और अब उनकी शक्ति बढ़ने के साथ वे मुझे दबा देंगे और अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मुझे हरा भी सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी क्षमता कवच को बुलाया था, उन्होंने भी अपनी क्षमता कवच को बुलाया, लेकिन उनकी क्षमता मेरी तुलना में बुनियादी दिखती है। तैयार हो? मैंने पूछा, जिस पर उन्होंने सिर हिलाया। टकराना, टकराना। जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया मैंने मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया और धुंधली गति से उनकी ओर बढ़ गया। एक सेकंड भी नहीं बीता था कि मैं उनके सामने पहुंच गया और मिनी ब्लास्ट की शक्ति से हमला कर दिया। वे काफी आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत अपनी तलवार का इस्तेमाल बचाव के लिए किया। झनकार।
उनकी दोनों तलवारें मेरी तलवार से टकराईं और मुझे अपने अंदर तीव्र आघात महसूस हुआ, लेकिन मेरे घूमते कवच के भंवरों ने उसे रोक दिया, सिवाय एक छोटे से हिस्से को छोड़कर जो मेरे शरीर को थोड़ा हिला देने के लिए पर्याप्त था। धमाका, झनकार। ये देखकर कि मेरा हमला विफल हो गया है, मैंने जल्दी से अपनी तलवार उठाई। मैंने बिना कुछ रोके पूरी ताकत से फिर से हमला किया, जो अभी भी दोनों लड़कियों की तलवारों से अवरुद्ध था। वहां की लड़कियों का टीमवर्क अद्भुत है, मानो उनमें एक दूसरे के प्रति सहज जुड़ाव हो, जिससे उन्हें अपनी चालों को तालमेल बिठाने में मदद मिली। पहले मुझे लगा कि यह सिर्फ उनकी बेदाग टीमवर्क है, जिसे उन्होंने बचपन से ही निखारा है, लेकिन जैसे जैसे मैं उनसे लड़ता रहा, मुझे लगा कि शायद इसमें और भी कुछ है। मैंने उनसे इसके बारे में कभी नहीं पूछा था क्योंकि यह उनका निजी रहस्य था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह उनकी त्रुटिहीन टीमवर्क का कारण है, इसलिए या तो यह ऐसा है, या वे कुछ गुप्त तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में मदद मिली। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। मैं लगातार हमले करता रहा, उन्हें एक पल की भी राहत नहीं दी, क्योंकि मैं उनकी शक्ति के बारे में जानता था जो उनके लड़ने के साथ साथ लगातार बढ़ती जा रही थी। टोटेम आर्टिफैक्ट ने न केवल उनकी शक्ति को बढ़ाया, बल्कि इससे उन्हें अपनी क्षमताओं को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। यही कारण है कि लड़ते समय मुझे महसूस होने लगा कि उनकी क्षमताओं पर उनका नियंत्रण बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। इस तरह के नियंत्रण के साथ वे अपनी क्षमता कवच में सुधार करने के लिए तैयार हैं। इसमें समय लगेगा क्योंकि उन्हें इस पर अपनी प्रेरणा लागू करनी होगी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। कुछ और समय बीत गया और अब मैं बहुत तेजी से लड़ाई में अपनी बढ़त खो रहा हूं, और लड़कियों को मेरी चालों के खिलाफ बचाव करने में कोई समस्या नहीं हो रही है। अगर मैं अपनी आत्मा की हर ऊर्जा का उपयोग अधिक शक्ति के लिए अधिक तेजी से घूमने के लिए नहीं करता और घड़ी तलवार शैली का उच्चतम उपयोग नहीं करता, तो मैं अब तक लड़कियों द्वारा दबा दिया गया होता, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। जिस गति से वे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें युद्ध में मुझ पर दमन शुरू करने में अधिक समय नहीं लगेगा। मिशेल, तुम भाग क्यों रहे हो? हमारे साथ निष्पक्षता से लड़ो। सोफिया ने मेरे एक और लंबी दूरी के हमले से बचाव करते हुए कहा। 10 मिनट हो चुके थे जब मैं लड़कियों द्वारा पूरी तरह दबा हुआ था। यदि मेरे पास मिनी ब्लास्ट नहीं होता, जिससे मुझे शानदार गति मिलती, तो मैं इस समय तक ब्लैक और ब्लू को हरा चुका होता। फिलहाल मैं एक मिनी ब्लास्ट का उपयोग करते हुए भाग रहा हूं और उन पर लंबी दूरी के हमले से हमला कर रहा हूं, जो उन्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ मेरी ओर आने से रोक रहा है। मैं हार मानता हूं, मैंने अंततः कहा, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मैं तो बस भाग रहा हूं और हमला कर रहा हूं, जिसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैंने अपना घूमता हुआ कवच वापस ले लिया और बाकी लोगों की ओर चल पड़ा। जब मैंने सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखे, राहेल के चेहरे पर आश्चर्य के साथ और लियो के चेहरे पर दूसरों की तुलना में अधिक स्पष्ट था। फुटेज देखना और खुद से देखना दोनों ही अलग अलग हैं, लियो ने मेरी ओर देखते हुए आह भरते हुए कहा। इस पर मैं केवल उदास होकर मुस्कुरा सकती थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब जुड़वा बच्चों की तुलना में मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। अगर मुझे फिर से उनके बराबर पहुंचना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। आपकी यह क्षमता कवच आपको बहुत तेज गति प्रदान करती है। अगर मैं भी ऐसी ही गति प्राप्त कर सकूं तो यह अद्भुत होगा, उसने धीरे से कहा। रेचेल एक तीरंदाज है और उनके लिए दुश्मन से दूर भागने के लिए गति आवश्यक है, जो बहुत करीब आ गया था। आप अपनी वायु क्षमता के बारे में चिंता मत कीजिए। जब तक आप क्षमता कवच बना सकते हैं, आप तीव्र गति प्राप्त करने में सक्षम होंगे, मैंने कहा। पवन शक्ति और बिजली शक्ति द्वारा निर्मित क्षमता कवच असामान्य रूप से तेज होगा, यहां तक कि अग्नि क्षमता कवच से थोड़ा तेज भी होगा। अपनी क्षमता पर तुम्हारा नियंत्रण काफी अच्छा है। जुड़वा बच्चों की ओर मुड़ने से पहले उनके पिता ने उनकी प्रशंसा की। लड़कियों, तुम्हें क्षमता नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ये भविष्य के अभ्यास के लिए लाभदायक होगा। मुझे जुड़वा बच्चों के घर से निकलने में 1.5 घंटा लग गया। मैं और भी पहले निकल जाती, लेकिन उनकी माँ काफी दबंग है, इसलिए मुझे रात के खाने के लिए वहीं रुकना पड़ा। धप। मैं घर के सामने वाले आंगन में उतरा, जिससे मेरे माता पिता और बहन चौंक गए, जो सामने वाले आंगन में कुर्सियों पर आराम कर रहे थे। माइकल, मेरे माता पिता दोनों एक साथ चिल्लाए। मेरा उतरना इतना अचानक था कि वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। मेरे पिता ने तो भंडार से तलवार भी निकाल ली। क्या तुम्हें पता नहीं है कि शहर के मध्य भाग में उड़ना प्रतिबंधित है? इसके लिए तुम्हें सजा हो सकती है, मेरे पिता ने सख्ती से कहा जब मैं उनकी ओर बढ़ा। चिंता मत करो, मेरे पास एक अधिकारी है, मैंने कहा, जिससे मेरे पिता भी चौंक गए।
शहर के ऊपर से केवल वही लोग उड़ सकते हैं जो संगठन के उच्च स्तरीय सदस्य हैं, और इसके पीछे एक कारण है। राजधानी के मध्य भाग में एक शक्ति संरचना स्थापित है। यह न केवल गणराज्य की राजधानी में है, बल्कि यह राजधानी के सभी देशों की राजधानियों पर स्थित है, जिसमें भूमिगत कक्ष भी शामिल हैं, जो एक किले के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया था कि यदि ग्रिम राक्षस बलपूर्वक हमला करें, तो मानवों को मध्य महाद्वीप से सहायता आने तक कहीं सुरक्षित स्थान पर रहने का मौका मिल जाएगा। इसलिए सम्मान के तौर पर केवल वे ही लोग शहर के ऊपर से उड़ान भर सकेंगे जिन्होंने ग्रिम राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया है। मुझे यह अधिकार खतरनाक लड़ाई लड़ने के बाद ही मिला है। भाई, क्या तुम मुझे उड़ान भरने ले जा सकते हो? मेरी बहन ने अपनी टूटी फूटी बच्ची जैसी आवाज में पूछा। बेशक मैं तुम्हें उड़ान भरने ले जाऊंगी, लेकिन आज नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हें कल ले चलूंगा। मैंने कहा जब मैंने देखा कि वह जवाब सुनकर उदास हो गई। यह उसे उड़ान पर ले जाने का सही समय है क्योंकि वह नीचे से शहर की रोशनी देख सकेगी, लेकिन मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, जैसे खाना बनाना और अपने माता पिता को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देना। घर में समय बीतता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि राजधानी में आए मुझे 8 दिन हो चुके हैं। ये 8 दिन एक दिन को छोड़कर काफी शांतिपूर्ण रहे। ये 2 दिन पहले की बात है जब मैं अपनी छोटी बहन को एशलिन पर उसकी दैनिक सैर के लिए ले जा रही थी। एक बेवकूफ राक्षस ने हम पर हमला कर दिया, लेकिन एशलिन ने उसे मेरे करीब आने से पहले ही जलाकर राख कर दिया। ये दिन पूरी तरह से आरामदेह थे, सिवाय सुबह और शाम के 2 घंटों के, जब मेरे पिता ने मेरे शरीर पर बहुत सारी चीजें चिपका दी थीं। घर आने के दूसरे दिन शाम को मैंने अपने माता पिता को कुछ चीजें दी जिनमें संपूर्ण शारीरिक सफाई तकनीक, आत्मा को शांत करने वाला हीरा और औषधियां शामिल थीं, जो सामग्री मैं खंडहर से लाया था। उस शाम से मेरे पिता ने शोध के उद्देश्य से मुझसे डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया था। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने छुट्टी भी ली ताकि वे स्वयं सहित सभी से डेटा एकत्र कर सकें। वह इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि यह विधि कैसे काम करती है, मुख्य रूप से स्राव विधि और शरीर शोधन विधि, और यही कारण है कि उन्होंने न केवल मुझसे बल्कि मेरी माँ और खुद से भी डेटा एकत्र किया। मेरी बहन भी इससे अछूती नहीं रही। मैंने उसके लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां लाई थीं ताकि उसकी प्रतिभा और शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो सके। यह अच्छी बात थी कि मेरी बहन बहुत अच्छी व्यवहार वाली है। जब तक उसके हाथ में कैंडी के पैकेट हैं, वह खुशी खुशी किसी भी परीक्षा में शामिल हो सकती है। इन 8 दिनों में मुझे कई आश्चर्य हुए। सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि मेरे पिता ने शरीर शुद्धि अभ्यास में प्रथम प्रमुख सफाई प्राप्त की और सर्वोच्च विधि में पहली उपलब्धि प्राप्त की। वह अपने शोध के प्रति इतने कट्टर हो गए थे कि हर पल अभ्यास करते रहते थे, और शायद शोध के प्रति उनकी कट्टरता के कारण ही उन्होंने 5 एमेथिस्ट मुहरें बनाई, जबकि मैं अभी भी चौथी एमेथिस्ट मुहर पर लटका हुआ हूं। ये बहुत ही चौंकाने वाला था कि वह ऐसा करने में सक्षम था, क्योंकि उनके और उनके राक्षस की प्रतिभा के प्रतिबंध के कारण मेरे माता पिता दोनों अभी भी विशेषज्ञ स्तर पर हैं। अगर दूसरों को पता चले कि वे ऐसी चीजें कर सकते हैं, तो वे अंदर तक चौंक जाएंगे। मेरी माँ, जो आमतौर पर आलसी थी और अभ्यास करने से नफरत करती थी, ने भी कुछ अविश्वसनीय किया। मेरी माँ शरीर की सफाई तकनीक की पहली प्रमुख सफाई तक पहुँचने में सक्षम थी, और वह शरीर की सफाई तकनीक में मेरे पिता से आगे है। वह इसका बहुत उत्साह से अभ्यास करती है, और हर बार इसे करने से पहले वह खतरनाक स्तर तक औषधीय राक्षस का मांस खाती है, और हर बार वह तब तक प्रदर्शन करती है जब तक कि वह थकावट के कारण बेहोश नहीं हो जाती। मैं उसे इस तरह से व्यवहार करते हुए देखकर काफी हैरान हूं, क्योंकि यह अभ्यास ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी उसे सबसे कम परवाह है। मैं ये भी कह सकती हूं कि वह इससे नफरत भी करती है, लेकिन बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज के लिए वह पागल हो जाएगी, और इन सब के पीछे उसकी प्रेरणा है बच्चे की तरह मुलायम चमकती त्वचा। जब उन्हें पता चला कि मेरी मुलायम त्वचा किसी औषधि के कारण नहीं, बल्कि बॉडी क्लीनिंग तकनीक के कारण है, तो वे पूरी तरह से अलग महिला बन गईं। अब मुझे वास्तव में समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि महिलाएं सुंदरता के लिए पागल हो जाती हैं। मेरी माँ इसका एक प्रमुख उदाहरण है। फ्रे ए वेब नॉवल कॉम। यह अच्छी बात है कि वह पिता की तरह मेरे उदाहरण का अनुसरण कर रही है। वह तीनों विधियों का एक साथ अभ्यास कर रही है, इसलिए भले ही उसे अन्य 2 विधियों में ज्यादा रुचि न हो, फिर भी वह उनमें धीमी प्रगति कर रही है। इन दिनों मेरे पिता बहुत ऊर्जावान हो गए थे। उन्होंने न केवल विभिन्न आत्मा और शरीर को बढ़ाने वाली औषधियों का सेवन किया था, बल्कि वे नियमित रूप से अभ्यास भी कर रहे थे, जिससे वे अपने स्तर से अधिक शक्तिशाली हो गए थे। वह इन दिनों बहुत खुश भी है, खासकर पिछले 2 दिनों से।
जब मैंने उसे बताया था कि गुप्त विधि में सिद्धियां रहस्यमयी चेतन स्थान तक ले जा सकती हैं, तो उसने पागलपन की हद तक आत्मा विधि का अभ्यास किया कि उसने लगभग अपनी आत्मा को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन पागलपन भरे अभ्यास ने फल दिया। 5 दिनों में वह पहली सिद्धि तक पहुंचने में सक्षम हो गया। इस प्रकार वह चेतन अंतरिक्ष में पहुंच गया। उन्होंने कहा कि चेतन अंतरिक्ष ने उनके शोध को सैकड़ों गुना तेजी से पूरा करने में मदद की है, और अब वह दूसरी बार चेतन अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए और भी अधिक उत्साह से अभ्यास कर रहे हैं, ताकि वह अपने शोध को आगे बढ़ा सकें। मुझे इस बात का एकमात्र अफसोस है कि मेरे पास माता पिता को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने का एक तरीका था। इसके कई तरीके हैं, और मेरे पिता ने भी अपने संगठन की ओर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। चूंकि उनके सभी तरीके या तो किसी की प्रतिभा और क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं, भले ही उनकी प्रतिभा ज्यादा ना हो, वे जबरदस्ती स्तर बढ़ाकर इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सुरक्षित तरीके से स्तर बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन वे सभी केंद्रीय महाद्वीप पर उपलब्ध हैं। मेरे पास कुछ सूत्र भी हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनमें से लगभग सभी के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो किसी से मिल सके या मंगवाया जा सके। एक सुरक्षित तरीका है, लेकिन उसके लिए मुझे सुप्रीम कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज की 100 सील बनानी होंगी। हर रूबी सील मूल की कुछ बूंदें पैदा करती है। मेरी उत्पत्ति उनके लिए बेकार होगी, लेकिन एशलियन की उत्पत्ति बेकार नहीं होगी, क्योंकि वह मेरी रूबी सील के उस पर अंकित होने के बाद भी मूल का उत्पादन करने में सक्षम होगी। जब तक वह मूल मेरे माता पिता के राक्षस को खिलाता है, जो एशलिन के समान ही जाति के हैं और उसके माता पिता भी, वह मूल उनमें एक संभावना जगाएगा, और चिंगारी उन्हें कुछ चरणों को ऊपर उठाने में मदद करेगी। अगर वे भाग्यशाली हैं, तो वे एशलिन के चरण तक भी पहुंच सकते हैं। यद्यपि यह एकमात्र तरीका नहीं है, फिर भी यह हमारे महाद्वीप पर सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। आज का दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग है। कल शाम एलेन ड्रीम युद्ध के मैदान से लौटी थी, और कुछ घंटों बाद मैं उससे और उसकी रहस्यमयी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूं। मैं उसके इस भावी मंगेतर के बारे में जानने को उत्सुक हूं, जिसके बारे में उसने इतनी गुप्त बातें रखी थी। ट्रिंग ट्रिंग। मैं अपनी बहन के साथ फर्श पर खेल रहा था, तभी मेरी होलोवॉच ने आवाज लगाई। मैंने पाया कि यह जिल थी, जिसे देखकर मैंने कॉल रिसीव कर ली। मेरे टोटेम आर्टिफैक्ट को देखो, यह पहला शब्द था जो उसने कहा, और अगले ही पल मैंने एक खूबसूरत पन्ना कैंची देखी। उसकी कैंची एक साधारण डिजाइन है, लेकिन यही बात इसे सुंदर बनाती है। उसकी कैंची की धारें बहुत तेज लगती थीं, इतनी तेज कि जो भी उसे छूता वह कटकर अलग हो जाता। यह उसके लिए एकदम सही हथियार है, जिसके पास गति प्रकार की क्षमता है और जो गति नियम को भी समझती है। आपकी तलवार बहुत तेज है। मैंने उसके टोटेम आर्टिफैक्ट की प्रशंसा की। ठीक है, यहां तक कि मेरे पिता भी उस धार से प्रभावित थे जिसकी मैंने ब्लेड में कल्पना की थी। उसने कहा, सभी सम्राट श्रेणी टोटेम कलाकृतियां अद्भुत हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कलाकृति बनाने से पहले थोड़ा शोध करे और अपनी कल्पना पर थोड़ा काम करे, तो वह इसे और भी बेहतर बना सकता है। मैंने जिल से कहा था कि वह अपना टोटेम आर्टिफैक्ट बनाने से पहले कुछ समय सोच ले, ताकि वह और भी अधिक परिपूर्ण बन सके। मेरे टोटेम आर्टिफैक्ट पर एक नज़र डालें, क्या ये जिल के टोटेम आर्टिफैक्ट से बेहतर नहीं है? मैंने जिल के पीछे से एक परिचित आवाज सुनी, और अगले ही पल विलियम का प्रक्षेपण मेरे सामने प्रकट हुआ, और वह विशाल क्रिस्टल तलवार पकड़े हुए था। ये क्रिस्टल तलवार विलियम से थोड़ी छोटी है। यह न केवल बड़ी है, बल्कि चौड़ी भी है। यह मेरी जांघों से भी चौड़ी है। यह तलवार शक्ति विकीर्ण करती है। यह न केवल लोगों को काट देगी, बल्कि बल्ले के रूप में इस्तेमाल करने पर उन्हें दूर फेंक देगी। यह एक आक्रामक और रक्षात्मक हथियार है। इसकी चौड़ाई के कारण यह अधिकांश हमलों से बचाव करने में सक्षम है। मैंने कहा, आपकी तलवार भी अच्छी है, लेकिन अगर आप जंबो तलवार को कुशलता से संभालना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। इतनी भारी तलवार को संभालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए न केवल शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है, बल्कि कौशल की भी जरूरत होती है। बेशक मैं इस विशालकाय को संभालने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, विलियम ने गर्व से कहा, इससे पहले कि स्क्रीन जिल के पास चली जाए। आपने जो चीजें मुझे भेजी हैं, उसके लिए मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगी, खासकर इसके लिए, इससे मुझे बहुत मदद मिली है। उसने अपने दाहिने हाथ में कंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रूनिक ब्रेसलेट है, और ब्रेसलेट के केंद्र में एक मणि है, और यदि कोई मणि के अंदर अच्छी तरह से देखता है, तो उन्हें वहां एक छोटा सा क्रिस्टल दिखाई देगा जो चावल के दाने से थोड़ा बड़ा है। यह आत्मा को मजबूत करने वाला हीरा है, जिसे मैंने जिल को गुप्त विधि के साथ भेजा था,
और मैंने उसे जड़ी बूटियां और औषधि के फॉर्मूले भी भेजे थे ताकि वे आत्मा और शरीर को मजबूत करने वाली औषधियां तैयार कर सकें। कम से कम मैं उस ज्ञान क्रिस्टल से कुछ तो कर सकता हूं जो उसने मुझे दिया है। ज्ञान क्रिस्टल का मूल्य उन चीजों के मूल्य से कहीं अधिक है जो मैंने उसे दी हैं। मेरी मां ने जब से ज्ञान प्राप्त किया था तब से वह प्रतिदिन अज्ञात चीजें बेचने वाली साइटों को ब्राउज करती थी, और यहां तक कि वह कुछ छिपे हुए रत्नों को खोजने के लिए राजधानी के प्रसिद्ध बाजारों में भी जाती थी। मैं देख सकता था कि जब वह साइट या बाजार से कुछ अज्ञात उच्च मूल्य की धातुएं खरीदती है तो उसे कितनी खुशी होती है। हालांकि मेरे लिए उनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन ये देखकर कि वे उसे कितनी खुशी देती हैं, मैंने उन्हें ले लिया क्योंकि वे बहुत कीमती हैं। मैंने कॉल काटने से पहले कुछ देर तक जिल से बात की और फिर अपनी बहन के साथ खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि एलेन से मिलने से पहले मेरे पास कुछ घंटों तक करने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे लगभग सभी दोस्तों ने अपनी कलाकृति तैयार कर ली थी, जिसमें रेचल और लियो भी शामिल थे। मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इसे बनाने के लिए बचा था। अब मुझे केवल सामग्री की आवश्यकता थी। जब तक कि वह सामग्री मिल जाए, मैं अपनी कलाकृति तैयार कर पाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी थी। उनसे मुझे पता चला कि वाइस गिल्ड मास्टर सच कह रहा था कि मध्य महाद्वीप में सामग्री बहुत दुर्लभ है। यदि मैंने अन्य टोटेम कलाकृतियां ली होती तो ये बहुत बेहतर होता, लेकिन वह टोटेम कलाकृति मेरे लिए सबसे उपयुक्त थी। समय बीत गया और आने के बाद मेरी बहन वर्तमान में अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही है और मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे खिड़की के पास जाना पड़ा क्योंकि आखिरकार राहेल के साथ मेरी मुलाकात का समय हो गया। मैं रेचेल और उसकी रहस्यमयी प्रेमिका से मिलने जाने से पहले फ्रेश होने और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। freewebnovel.com। कुछ मिनट बाद मैं हवा में उड़कर उस कैफे की ओर चल पड़ा जहां हम मिल रहे थे। इन दिनों मैं हर रोज शाम को उड़ान भरता हूं। जब से मेरी बहन ने पहली बार उड़ान भरी है, तब से वह हर रोज उड़ान भरने पर जोर देती है। इसलिए मैं हर बार उसे आसमान में ले जाता हूं, और जब ऊंचाई पर्याप्त हो जाती है तो एशलिन बड़ी हो जाती है ताकि हम आराम से उस पर सवारी कर सकें। अन्य बच्चों के विपरीत मेरी बहन को ऊंचाइयों से डर नहीं लगता, बल्कि वह इसका भरपूर आनंद लेती है, इसलिए मैं उसे प्रतिदिन आसमान में उड़ने के लिए ले जाती थी। धप! कुछ ही मिनटों में मैं कैफे के सामने उतरा और अंदर गया और चारों ओर देखा, लेकिन एलेन को कहीं भी नहीं देखा और उसे फोन करने ही वाला था कि मेरी नज़र कैफे के कोने पर खड़ी दो लड़कियों पर पड़ी। ये दोनों लड़कियां किसी की परवाह किए बिना चुंबन कर रही थीं, और उनमें से एक लड़की एलेन है। मैं पहले नहीं देख पाया था क्योंकि मेरा दृश्य उसके होने वाले मंगेतर द्वारा अवरुद्ध हो गया था जो उसकी गोद में उसे चूम रहा था। उनके पास गया और कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, उम्मीद करता रहा कि वे मुझे स्वयं ही देख लेंगे ताकि मुझे उनके चुंबन को रोकना न पड़े, क्योंकि जब वे चुंबन कर रहे होते हैं तो कोई भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन ये देखते हुए कि वे एक दूसरे में कितने तल्लीन हैं, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अनहू, मैं थोड़ा जोर से खांसता हूँ, इसलिए मैं एक एक करके उनके मेकआउट सेशन को तोड़ता हूँ। तेज, अजीब खांसी सुनकर उन दोनों ने चुंबन करना बंद कर दिया और गुस्से से आवाज की ओर देखा और कुछ तीखा कहने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि यह मैं हूँ और उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। माइकल, बहुत समय हो गया, एलेन ने थोड़ी अजीब सी हंसी के साथ कहा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गोद से उतरने में मदद की और आखिरकार मुझे उसका चेहरा देखने को मिला। मैडलिन, मैंने आश्चर्य से कहा, मैं इस लड़की को जानता हूँ। मुझे उसे देखे हुए कई साल हो गए थे। पहली बार मैंने उसे वेस्टब्लड में अपने पहले अपार्टमेंट की ट्रेनिंग फैसिलिटी में देखा था, वेस्टब्लड पहुंचने के तीसरे दिन। वह उस समय निगेल से लड़ रही थी। उसने एक गरीब लड़के का दिल तोड़ दिया था और उस लड़के ने शर्मिंदगी के कारण उसे चुनौती दी थी, लेकिन उस चुनौती में वह निगेल से बुरी तरह पराजित हुआ था। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। नाइजेल और बिली से जो मैंने सुना था उसके अनुसार वह क्रिस्टल नाइट्स में शामिल हो गई थी और किसी दूसरे शहर में चली गई थी। तुम उसे जानते हो? तुम मुझे जानते हो? दोनों ने एक साथ पूछा। मैंने उनके सवाल पर अपना सिर हिला दिया। मैंने कहा, वह वेस्टब्लड में मेरे साथ एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती थी, और जैसा कि मैंने सुना था, मेरे वहां पहुंचने के 2 दिन बाद ही वह बिल्डिंग छोड़कर चली गई। ये सुनकर उनके चेहरे पर समझदारी की झलक उभरी। तुमने कहा था, जो तुमने सुना उसके अनुसार तुम्हें मेरे मंगेतर पर क्रश था, एलेन ने चिढ़ाते हुए कहा, और उसने मैडलिन का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे धीरे से चूमा। ये सुनकर मेरे माथे पर तनाव की रेखाएं उभर आईं और मैंने अपने दांत हल्के से भींच लिए, क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि वह अर्धनग्न थी और उस लड़की को जोर जोर से चूम रही थी जिस पर मेरा दिल आ गया था।
नहीं, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर क्रश नहीं था। वह मेरा दोस्त था जिसे क्रश था, और तुम्हारी मंगेतर ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था, मैंने दांत पीसते हुए कहा। मुझे अभी भी याद है कि वह कितनी बुरी तरह से खो गया था। वह बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ा था और बिली को उसे उठाकर रिंग से बाहर ले जाना पड़ा था। क्या आप निगेल के बारे में बात कर रहे हैं? मैडलिन ने पूछा। जब उसने उससे पूछा तो उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा देखा जा सकता था। मैं उसके गुस्से के लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि निगेल उसके प्रति इतना जुनूनी हो गया था कि उसने उसका पीछा करना भी शुरू कर दिया था। उसके दूसरे शहर जाने के बाद ही उसकी हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। हाँ, मैंने कहा, माइकल, अपने उस दोस्त से कहो कि वह कभी मुझसे न मिले, नहीं तो मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक वह ठीक से देख न सके। एलेन ने कहा। मैं ऐसा करूंगा, मैंने कहा, और मैं उसे बता दूंगा। एलेन के स्वभाव के अनुसार अगर वह उससे मिला तो वह उसे जरूर पीटेगी। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? मैंने पूछा, उनकी मुलाकात और डेटिंग के बारे में उत्सुकता महसूस करते हुए। खैर, जैसा कि आप जानते हैं, ग्लास नाइट में शामिल होने के बाद उसे उस शहर में भेजा गया जहां मैं प्रशिक्षण के लिए था, और तब से ये सब शुरू हुआ। पहले तो ये हम दोनों के लिए महज एक प्रेम प्रसंग था, लेकिन जल्द ही हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्होंने संक्षेप में अपनी प्रेम कहानी बताई। ये सब मेरे बारे में था। तुम्हारे बारे में क्या तुम उस लड़की से डेट के लिए पूछ पाए? उसने चिढ़ाते हुए पूछा, स्पष्ट रूप से मुझे उकसाना चाहती थी। ठीक है, जब से तुमने उस लड़की के साथ संबंध बनाए हैं जिसे मैं पसंद करती हूँ, तब से मैं किसी भी लड़की से डेट पर जाने के लिए कहने का आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुकी हूँ। मैंने भी चिढ़ाते हुए कहा। मेरी बात सुनते ही मैडलिन के चेहरे पर आई चिढ़ाने वाली मुस्कान गायब हो गई। उसने एलेन को गौर से देखा। बेब, क्या तुम्हारा अपने दोस्त के क्रश के साथ कोई अफेयर था? मैडलिन ने बहुत ही मीठी आवाज में पूछा। उसका सवाल सुनकर उसके चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो गई और वह मुझे घूरने लगी। उसकी नजरों को महसूस करते हुए मैं बस मुस्कुरा दिया था। जब मैंने एलेन को उस लड़की के साथ अर्धनग्न देखा था जो मुझे पसंद थी, तो मैं बहुत दुखी हो गया था। पूरे साल में मैं उस लड़की से कभी भी आत्मविश्वास से बात नहीं कर पाया था। हालांकि मुझे पता है, यह एलेन की गलती नहीं है। अगर उसे पता होता कि मुझे उस लड़की पर क्रश है, तो वह कभी भी उस लड़की के साथ चक्कर नहीं लगाती। ये सब पहले का प्यार था, और अगर मुझे उस समय पता होता कि माइकल को उस पर क्रश है, तो मैंने उस लड़की को कभी नहीं छुआ होता, एलेन ने जल्दी से समझाया। हाँ, हम दोनों हंसने लगे उसका व्यवहार देखकर, लेकिन अगले ही पल उसे मेरी ओर घूरते देखकर रुक गए। इसके बाद हमने हल्के फुल्के विषयों पर बात करना शुरू कर दिया, जैसे कि हमारे जीवन में चल रही हर बात पर। मैंने तुम्हारी लड़ाई की क्लिप देखी है, तुम काफी मजबूत हो गई हो, एलेन ने कुछ देर बाद कहा। क्या तुम लड़ना चाहते हो? मैंने हर बार जब हम मिलते हैं तो पूछा। हम एक दूसरे के साथ अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए लड़ते हैं। अब तक हम 5 बार लड़ चुके हैं और 3 बार मैं जीता, जबकि बाकी 2 बार वह। 2 बार जब वह जीती थी तब मैं अपनी सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह वर्ष था जब मैंने सबसे धीमी प्रगति की थी, और इस बार मैं विशेष रूप से उत्साहित था क्योंकि किसी अज्ञात कारण से मैं उनकी युद्ध शक्ति को महसूस नहीं कर पाया था। न केवल मैं उनकी युद्ध शक्ति को महसूस करने में सक्षम नहीं था, बल्कि मैं उनके स्तर को भी महसूस करने में सक्षम नहीं था। ऐसा लगता है जैसे कि उनके पास कोई परत है जो उन्हें सुरक्षित रखती है, जिससे उनके खतरे के स्तर को भांपना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा कम ही होता है, लेकिन इस बार मैं खुश हूं, क्योंकि इससे हमारे बीच मुकाबला और भी रोमांचक हो जाएगा। क्यों नहीं? मैंने तो अभ्यास कक्ष भी बुक कर लिया था, इसी उम्मीद में, एलेन ने कहा और उठकर अपनी होलोवॉच पर कुछ बटन टाइप किए। चलो चलते हैं, मेरी शिक्षिका पहले से ही वहां इंतजार कर रही है, उसने कहा। उसके नेतृत्व में हम कैफे से बाहर चले गए। मुझे लगा कि हम होवर कार लेंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, दोनों लड़कियां सहज गति से हवा में कूद गईं। आपके पास अधिकार कैसे है? मैंने पूछा। केवल वे लोग ही अधिकार प्राप्त करने में सक्षम थे जिन्होंने ग्रिम राक्षस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और सभी इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। केवल वे ही इसे प्राप्त करने में सक्षम थे जिन्होंने इसे सूची में शामिल किया था। शिक्षक ने अपने अधिकार का कुछ हिस्सा हमारे साथ साझा किया था, उसने कहा, जिससे मैं फिर से चौंक गया क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अपने अधिकार को उनके साथ साझा कर सकता है। उसकी यह शिक्षिका दिन प्रतिदिन रहस्यमय होती जा रही है। पिछली बातचीत में उसने कई बार अपने शिक्षक का जिक्र किया था, और अब अधिकार साझा करने से मुझे उसके इस रहस्यमय शिक्षक के बारे में और भी अधिक जिज्ञासा हो गई।
माइकल, जब तुम मुझसे लड़ो तो अपनी पूरी ताकत लगाओ, अपनी सारी चालें दिखाओ। अगर तुम मेरी शिक्षिका को प्रभावित कर सको तो वह तुम्हें एक दो टिप्स दे सकती है, और मेरा विश्वास करो, उसकी टिप्स बहुत उपयोगी हैं। एलेन ने कहा। जब उसने आखिरी वाक्य बोला तो उसकी आवाज बहुत गंभीर हो गई थी, जिससे उसकी रहस्यमयी शिक्षिका के बारे में मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। थर्ड थर्ड हम शहर के सबसे प्रसिद्ध अभ्यास मैदान साल्वाडोर के अरेना के सामने उतरे। मुझे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे यहाँ पास मिल गया, क्योंकि मैं अपनी वर्तमान संपत्ति और शक्ति के साथ यहाँ अभ्यास करने की अनुमति नहीं पा सकता था। मैंने जो सुना है उसके अनुसार ये प्रैक्टिस हॉल सभी संगठनों के उच्च अधिकारियों द्वारा उनके अभ्यास के लिए बनाया गया है, इसलिए यदि मुझे यहाँ अभ्यास की अनुमति लेनी है तो मुझे कम से कम सिल्वर एलीट बनना होगा। चूंकि यह मेरा यहाँ पहला आगमन था, इसलिए मैंने एलेन और मैडलिन का अनुसरण किया और जल्द ही हम एक शानदार लाउंज में पहुंच गए, जिसमें वे बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश कर गए। टीचर, लेडी विवियन, एलेन और मैडलिन ने एक साथ कहा जब उन्होंने 30 के दशक के अंत में सुंदर महिलाओं को सोफे पर राजसी ढंग से बैठे देखा। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे किसी कारण से घुटनों के बल बैठने का मन हुआ। जब मैं अपने होश में आई तो मैंने पाया कि मैं लगभग झुकने वाली थी। मैं अचानक आश्चर्य से सीधी खड़ी हो गई और फिर से अपने सामने खड़ी महिलाओं की ओर देखा और पाया कि वही भावना मुझ पर फिर से आ रही है, लेकिन इस बार मैं जागरूक थी और मैंने खुद को नियंत्रित किया हुआ था। मैं उसका अभिवादन करने ही वाला था कि मुझे एक और आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि मेरे सामने खड़ी इस महिला की त्वचा का रंग चॉकलेटी है, जो महाद्वीप में बहुत दुर्लभ है। मैंने इस रंग की त्वचा केवल एक बार बड़ी लड़ाई में देखी थी। रेड फ्लैग के गिल्ड मास्टर की त्वचा का रंग भी इसी विदेशी रंग का था। हमारे महाद्वीप में गोरे रंग के अलावा अन्य रंग के लोग नहीं थे, लेकिन जंक्शन मिडजोन, जहां मैं जा रहा हूं, वहां मैं विभिन्न जातियों के कई लोगों से मिलूंगा। मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूं। मैडम, मैंने सम्मानपूर्वक कहा और फिर से देखने का मौका लिया और पाया कि वह एक खूबसूरत महिला है। उम्र के साथ भी उसकी सुंदरता कम नहीं हो रही है, बल्कि वह और भी अधिक आकर्षक बन रही है। आखिर उसने मेरी तरफ देखा और उसकी निगाहों के नीचे मुझे नंगापन महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मेरा हर राज उसके सामने खुला है। मैं चाहकर भी उससे कुछ नहीं छुपा सकता था। उसने मेरे दाहिने हाथ की उंगली को भी देखा, जहां मेरी स्टोरेज रिंग है, जिससे मैं बुरी तरह डर गई, क्योंकि वह स्टोरेज रिंग मेरी उंगली के अंदर मौजूद थी और अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। क्या वह वही दोस्त है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? वह कुछ खास नहीं है, उसने अलौकिक आवाज में कहा। मैं इतनी खोई हुई थी कि मुझे ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि उसने अभी क्या कहा था, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। गुरुजी, एलेन ने शिकायत भरे स्वर में ऊंची आवाज में कहा। ठीक है, मैं उसके बारे में तब तक कुछ नहीं कहूंगी जब तक आपकी छोटी सी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। महिला ने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठाए और लाउंज से बाहर चली गई, और मैं एलेन और मैडलिन के साथ उसके पीछे चलने लगा। मैं उसके लिए माफी मांगूंगी, मेरी शिक्षिका की जुबान में हड्डी नहीं थी, वह जो भी मुंह में आया बोल देती थी। एलेन ने ऊंची आवाज में माफी मांगते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से चाहती थी कि उसकी शिक्षिका ये बात जोर से और स्पष्ट रूप से सुन ले, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी शिक्षिका ने यह बात नहीं सुनी, क्योंकि वह अपनी चाल में कोई बदलाव किए बिना चलती रही। यद्यपि उसके शब्द थोड़े आहत करने वाले थे, फिर भी मैंने उनका बहुत बुरा माना। मैं लोगों को शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से विश्वास दिलाना पसंद करता हूं, इसलिए मैं चुप रहा और एलेन को समझते हुए मुस्कुराया। जल्द ही हम एक प्रशिक्षण मैदान पर पहुंच गए, और मैं इसे देखकर दंग रह गया क्योंकि यह बहुत बड़ा था। ये जुड़वा बच्चों के घर के अभ्यास हॉल से कम 10 गुना बड़ा था। इतनी बड़ी जगह में मैं जगह की बाध्यता के बिना मिनी ब्लास्ट का उपयोग कर सकता था। तुम लड़ सकती हो, मुझे अपने उस दोस्त की ताकत दिखाओ जिसके बारे में तुमने इतनी बातें की थीं। उसकी शिक्षिका ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में कोई मजाक नहीं था, लेकिन मैं उसमें हल्के उन्माद की भावना महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि मैं उसके छात्र की बराबरी कर सकती हूँ। एलेन और मैडलिन की क्षमाप्रार्थी निगाहों को महसूस करते हुए मैं बस मुस्कुराया और एलेन के खिलाफ अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने के बारे में सोचते हुए अखाड़े की ओर चला गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे उससे लड़ने में अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना होगा। जैसे ही मैं अखाड़े के केंद्र में पहुंचा, मैंने अपनी अग्नि को बुलाया और कुछ ही सेकंड में मेरे शरीर में एक सुंदर चांदी का अग्नि कवच प्रकट हो गया। तैयार हो एलेन? मैंने पूछा, जैसे ही घूमता हुआ कवच मेरे शरीर पर पूरी तरह से प्रकट हुआ। तैयार हो, एलेन ने उत्तर दिया। टकराना। जैसे ही मैंने उसकी पुष्टि सुनी, मैंने पूरी शक्ति से मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया और उसकी ओर बढ़ गया।
उसके खिलाफ मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। मैंने अग्नि कवच को उसकी सीमा तक संकुचित कर दिया था और मैंने अपनी सारी गुप्त ऊर्जा और नियम शक्ति का भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि मुझे सहज रूप से महसूस हुआ कि एलेन को संभालना जुड़वा की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिनके खिलाफ मैं बुरी तरह से हार गया था। मुझे अपनी ओर आते देख एलेन हिली नहीं, उसने बस अपनी तलवार निकाली, जो उसका टोटेम आर्टिफैक्ट नहीं था, और अपनी जगह पर खड़ी होकर मेरे करीब आने का इंतजार करने लगी। जल्द ही मैं उसके करीब पहुंच गया और उसके करीब आने के बावजूद उसके लापरवाह रवैये को देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ, और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि मुझे उसमें से किसी भी प्रकार की शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा था। आमतौर पर जब कोई हमला करता है तो कुछ शक्ति उत्सर्जित होती है, यहाँ तक कि जो टीम अपनी शक्ति को छुपाती थी वह भी अपने हमलावर मोड में होने पर कुछ शक्ति उत्सर्जित करती थी, लेकिन रेचल से मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ये देखकर मुझे और भी असहज महसूस हुआ और मैंने हमले में अपनी सारी शक्ति लगाने का निर्णय लिया। टकराना। मैंने आक्रमण किया और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के खिलाफ लड़ते समय भी मैंने कुछ बचाकर रखा था, लेकिन एलेन के खिलाफ मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे हमले को देखकर राहेल हिली नहीं, वह अपनी सामान्य मुद्रा में स्थिर रही। उसे इस तरह देखकर मुझे उसकी शक्ति के आकलन पर संदेह होने लगा, और जब मैंने अपने हमले को मोड़ने ही वाला था कि एलेन हिल गई। झनकार। उसने हमला किया और उसने इतनी तेजी से हमला किया कि मैं उसे देख भी नहीं पाया। एक क्षण उसने हमला किया और अगले ही क्षण मैंने अपने कानों में जोरदार आवाज सुनी और एक बहुत बड़ी ताकत मेरी ओर आती हुई सुनी। पुह पुह, कदम कदम कदम। बल मेरे घूमते कवच तक पहुंच गया और उसने उसे अलग कर दिया। ये तब अलग हो जाता जब मैं अपनी सारी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग करके बलपूर्वक अपने कवच को स्थिर न कर पाता। हालांकि मैं अपने कवच को बाहर निकलने से बचाने में सक्षम था, लेकिन मैं अपने शरीर को उस आधी शक्ति से गंभीर रूप से घायल होने से बचाने में असफल रहा जो मेरे अंदर घुस गई थी। यह मुझ पर हथौड़े की तरह चिपक गया था। इसने मेरे लगभग हर आंतरिक अंग को घायल कर दिया था और यहाँ तक कि हड्डियों पर भी हमला किया था। मैं इतना घायल हो गया था कि उल्टी करते हुए मैं लगातार एक कदम पीछे हटता रहा। यदि मैंने उल्टी को नियंत्रित करके अशुभ पौधे के मूल के कण को कुचला न होता, जिससे मेरी चोटें शीघ्र ठीक हो जाती, अन्यथा मैं अभी भी खून की उल्टी कर रहा होता। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को स्थिर किया और चौंक कर एलेन की ओर देखा। मैंने उस शक्ति को महसूस किया था जो एक क्षण पहले मेरे अंदर घुसी थी, और जानता था कि यह विशुद्ध रूप से भौतिक शक्ति थी। उस हमले में कोई अन्य ऊर्जा शामिल नहीं थी। इसमें न तो कोई तात्विक ऊर्जा थी और न ही कोई रहस्यमयी ऊर्जा, ये तो बस शुद्ध भौतिक शक्ति थी। इससे मैं बुरी तरह हैरान रह गया। यह मेरे लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतना शक्तिशाली शरीर पाने का क्या मतलब है और मुझे कितनी मेहनत करनी होगी, तथा अगर मुझे ऐसा शक्तिशाली शरीर पाना है तो मुझे कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। मेरी चरम शक्ति, मैंने इसे भौतिक शरीर, मौलिक ऊर्जा, नियम शक्ति और गुप्त ऊर्जा के संयोजन के माध्यम से उत्पन्न किया। इन चीजों को संयोजित करने के बाद ही मुझे वह शक्ति मिलेगी जो मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन उसका शरीर इतना शक्तिशाली है कि वह मेरी 4 शक्तियों के संयोजन से अधिक शक्ति दे सकता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका शरीर कितना शक्तिशाली है। मुझे पता है कि यह भौतिक शरीर की पूरी शक्ति नहीं है, ये देखते हुए कि जब उसने मेरे हमले का जवाब दिया तो वह कितनी लापरवाह थी। हे, मैंने मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन से अपने होठों पर लगे खून को पोंछा और अगले ही पल मैंने मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया और हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ गया। ये बहुत ही दुर्लभ मौका है। मुझे शायद ही कभी ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का मौका मिलता है जहां मुझे अपने मरने की चिंता न करनी पड़े। मैं इस समय बहुत उत्साहित हूं। मैं अपनी सीमा को चुनौती देने जा रहा हूं और यह भी देखूंगा कि उसकी सीमाएं कहां हैं। जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो मैंने सर्वोच्च लड़ाकू व्यायाम प्रसारित करना शुरू कर दिया और दमनकारी ऊर्जा के साथ अपने शरीर को ढकने के बाद गुप्त विधि को प्रसारित करना भी शुरू कर दिया। दूसरों को लग सकता है कि यह मेरी शक्ति को बाधित करता है, क्योंकि दोनों ही तरीके दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। हालांकि ये तरीके मेरे दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, लेकिन ये मुझे अपनी सीमाओं को चुनौती देने में भी मदद करते हैं। यही वजह है कि मैं इन्हें प्रसारित कर रहा हूं। एलेन मुझे आते देख पिछली बार की तरह सहज बनी रही, और पिछली बार की तरह इस बार भी उसने मेरे हमलों का जवाब दिया जब मेरी तलवार उसके बहुत करीब पहुंच गई। झनकार। कदम कदम। इस बार भी हमले के बाद मेरे अंदर अपार शक्ति आई, जिसने मेरे पहने हुए कवच को लगभग उड़ा दिया। जब बल मेरे अंदर प्रवेश कर गया तो मुझे एक कदम पीछे हटना पड़ा,
लेकिन पिछली बार के विपरीत मैंने खून से भरी बाल्टी नहीं उगली, क्योंकि इस बार संघर्ष से 1 सेकंड पहले मैंने अशुभ पौधे के मूल का कण खाया था। इसलिए जब मैं बल से घायल हो रहा था तो मैं अशुभ पौधे के मूल के कण से ठीक भी हो रहा था। इसलिए जब तक मेरे शरीर के अंदर की सारी शक्ति खर्च हो गई, मेरे शरीर में कोई चोट नहीं थी, क्योंकि वे सभी उस कण की उपचार शक्ति से ठीक हो गए थे जिसे मैंने खाया था। हे टकराना। मैं हंसा और फिर से मिनी ब्लास्ट सक्रिय किया और एलेन की ओर बढ़ा। इस बार मैंने घड़ी तलवार शैली की अलग चाल की कोशिश की, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी एलेन ने मेरे हमले का लापरवाही से बचाव किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। इस प्रकार मैंने एलेन के साथ 12 चालों का आदान प्रदान किया था, और इन 12 चालों में मैंने अपने दांतों के नीचे छिपाए गए अशुभ पौधे के 11 कणों का उपयोग किया था, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं रुका। चूंकि मैं लड़ाई का भरपूर आनंद ले रहा हूं, मेरे दोस्त की ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है जिसका मैं सही से अंदाजा भी नहीं लगा पाया। लेकिन यह अच्छी बात है, मैं सबकी ताकत देखकर और उसके हिसाब से लड़ते लड़ते उब गया हूं। एलेन से लड़ना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि मैंने अपने पास मौजूद हर एक कण का इस्तेमाल किया है। एलेन के हर हमले में मैं और ज्यादा घायल हो रहा हूं। फिर भी इसके बावजूद मैं उस पर पहले से ज्यादा शक्तिशाली हमले करता रहा। वह वाकई बहुत ताकतवर है। मुझे कहना ही होगा कि उसकी युद्ध शक्ति को न देख पाने और उसे मेरे हमलों का सहजता से जवाब देते देख मेरे विचार भटकने लगे और मैं एक चौंकाने वाली संभावना के साथ आया। जितना अधिक मैं उससे लड़ता हूं, उतना ही अधिक मुझे समझ में आता है कि वह पहले ही नए स्तर पर पहुंच चुकी है, जबकि मैं अभी भी उसी स्तर पर अटका हुआ हूं। वह हर पल घोड़े की तरह सर पर दौड़ रही है, जबकि मैं चींटी की गति से चल रहा हूं। मुझे पक्षी की गति से ही उड़ना है, तभी मैं उसके सर पर दौड़ते घोड़े को पकड़ पाऊंगा और उससे आगे निकल जाऊंगा। माइकल, बहुत हो गया, अपनी हालत देखो। मैंने सुना जब मैं एक और मिनी ब्लास्ट सक्रिय करने वाला था। उसके शब्दों ने मुझे उस ट्रांस स्टेट से बाहर निकाल दिया था जिसमें मैं था, और जब मैंने खुद को देखा तो मैंने पाया कि मैं पूरी तरह से खून से लथपथ था। मेरी त्वचा फट गई थी, मेरी हड्डियां टूट गई थीं, और जब मैं उस लड़ाई से बाहर आया तो मुझे नरक जैसा दर्द महसूस होने लगा, बहुत दर्द महसूस होने लगा। इसलिए मैंने सबसे पहले जो किया वह था अपने भंडारण से ओमिनस कोर का कण निकालना और खून से लथपथ अवस्था से उबरने के लिए उसे खाना। कोर खाने के 1 सेकंड बाद मुझे लगा कि मेरी चोटें ठीक हो रही हैं और दर्द कम हो रहा है। तो अब आप सिल्वर एलीट हैं, मैंने एलेन की ओर देखते हुए कहा। जब मैंने ये कहा तो मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा है कि ये सिल्वर एलीट युद्ध में कितने शक्तिशाली हैं। ऐसा बनने के लिए व्यक्ति को अभिजात वर्ग के 2 ग्रेडों के बीच मौजूद खाई को पार करना पड़ता है। मैंने सोचा था कि मुझे सिल्वर एलीट बनने के लिए कम से कम 2 महीने की आवश्यकता होगी, और ऐसा तभी होगा जब मेरी किस्मत असाधारण होगी। लेकिन अगर यह खराब है तो इसमें 3 से 5 या 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन राहेल को देखते हुए अब मुझे अपने लिए एक असाधारण भाग्य बनाना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द सिल्वर एलीट बन सकूं। हाँ, रेचल ने सकारात्मक उत्तर दिया, और मुझे पता था कि वह ऐसा ही करेगी। तो आप सिल्वर एलीट कब बनी? मैंने पूछा। ये प्रश्न सुनकर उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति जटिल हो गई और संघर्ष प्रकट हुआ। मैं खंडहर में घुसने से ठीक पहले ही आई थी, उसने आखिरकार कहा। उसका जवाब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैंने सोचा कि वह कहेगी कि वह खंडहर में या खंडहर से बाहर आने के बाद रजत अभिजात वर्ग बन गई थी, लेकिन वह खंडहर में प्रवेश करने से पहले ही एक बन गई थी, जिसने पूरी तरह से सब कुछ बदल दिया। जब हम चौकी पर गए थे तब 4 महीने हो चुके थे, और एलेन ने बताया कि उसके शरीर पर वे रहस्यमय निशान पहले हफ्ते में ही दिखाई दिए थे। उसने दूसरे हफ्ते में इसकी सूचना दी, और तीसरे हफ्ते में उसका रहस्यमय शिक्षक आ गया था। इसका मतलब यह है कि उसके शिक्षक उसके चौकी में प्रवेश करने से लगभग 20 दिन पहले आ चुके थे। वह मात्र 20 दिनों में एक श्वेत अभिजात वर्ग से रजत अभिजात वर्ग में पहुंच गई। मुझे पता है कि मेरा अनुमान सही है, क्योंकि चौकी में जाने के लगभग 40 दिनों बाद खंडहर खुल गया। उसके रहस्यमय शिक्षक ने उसे बमुश्किल 20 दिनों में श्वेत अभिजात वर्ग से रजत अभिजात वर्ग बना दिया था, और खंडहर में बिताए गए 60 दिनों को भी नहीं भूलना चाहिए, तथा खंडहर से लौटने के बाद चौकी में बिताए गए 20 दिनों को भी नहीं भूलना चाहिए। मैं ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पाया कि इन लगभग 3 महीनों में उसने कितनी प्रगति की होगी। वह शायद पहले ही शीर्ष सिल्वर एलीट बन चुकी होगी, या गोल्डन एलीट बनने के करीब होगी, या गोल्डन एलीट बन चुकी होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उसे शक्तिवर्धक औषधियां और सम्राट श्रेणी टोटेम कलाकृतियों के ब्लूप्रिंट दिए तो उसने कहा कि वह उन्हें नहीं चाहती।
समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही 10 दिन और बीत गए और आखिरकार मेरे जाने का समय आ गया। मैं कुछ ही घंटों में मिडज़ोन के लिए रवाना हो जाऊंगा। पहली लड़ाई के बाद मैंने एलेन के साथ 3 बार और लड़ाई की और तीनों बार मैं पहले तो बुरी तरह हार गया, लेकिन मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। यही कारण था कि मैंने सिल्वर एलिट से लड़ने का अनुभव प्राप्त करने के लिए उससे लड़ाई की। हालांकि लगातार उसके द्वारा पीटे जाने के बावजूद मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और उनमें से एक ये है कि अब मैं क्लॉक स्वॉर्ड स्टाइल को और अधिक कुशलता से उपयोग करने में सक्षम हूं। उससे लड़ते हुए मैंने तलवार शैली की हर चाल को आजमाया जो मैं सोच सकता था। हालांकि किसी भी चाल का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके पास पूर्ण शक्ति का लाभ था और वह समय था जब मुझे पुरानी कहावत पूरी तरह से समझ में आई कि पूर्ण शक्ति के सामने सभी चालें बेकार हैं। मैं उसकी सगाई समारोह में भी शामिल हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत था। ये छोटा और सुंदर था। क्लॉक स्वॉर्ड स्टाइल में प्रगति के अलावा मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास में भी प्रगति की थी। मैं तीसरे मेजर क्लींजिंग से गुजरा था और सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास की 2 मुहरें बनाई थीं। हालांकि मैं स्तर ऊपर करने में सक्षम नहीं था, मैं चमत्कार फल ऊर्जा के लिए बहुत सारी औषधीय ऊर्जा खिलाने में सक्षम था। पहली बार एलेन से हारने के बाद मेरी पागलपन मेरी मां के स्तर तक पहुंच गई और यही कारण है कि मैं हर दिन औषधीय राक्षसों का मांस खाता हूं ताकि यह मुझे विस्फोट कर सके। इस तरह मैं न केवल चमत्कारी फल ऊर्जा को औषधीय ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होऊंगा, बल्कि बहुत सारी औषधीय ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर भी रिसने में सक्षम हो जाऊंगा, जो कल तीसरे प्रमुख सफाई तक पहुंचने पर मेरे शरीर के साथ पिघल जाएगी और विलीन हो जाएगी और मैं अधिकतम 10 दिनों में स्तर ऊपर करने में सक्षम हो जाऊंगा। मेरी सारी मेहनत के साथ मुझे लगता है कि मेरी शक्ति 9 सितारा अभिजात वर्ग के शिखर के करीब पहुंच गई थी और भले ही 9 सितारा अभिजात वर्ग मेरे खिलाफ हो, मैं इसे मारने में सक्षम हो सकता हूं यदि मैं पर्याप्त लंबे समय तक उससे लड़ता हूं। ये प्रगति की गति बहुत तेज है और मुझे गर्व होता यदि मुझे एलेन की शक्ति को नहीं देखना पड़ता और अब एलेन के साथ 4 बार लड़ने के बाद मुझे यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि मेरी प्रगति की गति बहुत धीमी है। अगर मैं इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो मैं कभी भी एलेन को पकड़ नहीं पाऊंगा। मुझे बस यही अफसोस था कि मैं एलेन की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया और उन रहस्यमयी निशानों को नहीं देख पाया जो उसकी ताकत को बढ़ाते थे। एलेन ने मुझे उन्हें खुद दिखाने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं अपने प्रयास से उन्हें देखूंगा। मैं इतना शक्तिशाली बनना चाहता हूं कि उसे मेरे खिलाफ लड़ने के लिए उन रहस्यमय निशानों को बुलाना पड़े। एशलीन बाहर जाओ, बाहर जाओ। मैंने उत्साहित बच्चे की आवाज सुनी। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एशलीन आधे मीटर के आकार में घर के चारों ओर उड़ रही थी और उसकी बहन उसके ऊपर बैठी थी। मेरी बहन बहुत आनंद ले रही थी। शुरू में मैंने अपने माता पिता को एशलिन की क्षमताओं के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि यह काफी खतरनाक रहस्य था, लेकिन जब मेरी बहन कई दिनों तक जब भी एशलिन को देखती तो चिल्लाने लगती, एशलिन बड़ी हो जाओ, एशलिन बड़ी हो जाओ, तो मुझे उन्हें एशलिन की कुछ क्षमताओं के बारे में बताना पड़ा। उस दिन के बाद से हमारी दैनिक शाम की सवारी के अलावा वह घर में भी एशलिन पर सवारी करती थी और एशलिन एक विशेषज्ञ उड़ने वाली और अग्निशामक होने से है जो मेरी बहन को सुरक्षित रखती है। मुझे उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में वह एशलिन से घर के बाहर ले जाने के लिए कह रही है जैसे वह हर दिन कहती थी, लेकिन एशलिन ने ऐसा नहीं किया। एशलिन दरवाजे के पास पहुंचने के बाद एशलिन कुशलता से मुड़ी और फिर से रसोई की ओर उड़ गई। समय बीतता गया और जल्द ही 3 घंटे बीत गए और अब मेरे जाने का समय हो गया। अनजाने में मेरी आंखों में कुछ आंसू आ गए थे जिन्हें मैंने अपनी क्षमता की मदद से तुरंत वाष्पित कर दिया। तैयार हो? मेरी मां ने पूछा। मैंने सिर हिलाया और जल्द ही हम चारों अपने घर से बाहर निकल आए और पहले से ही इंतजार कर रही लग्जरी होवर कार में बैठ गए। अगर तुम 1 हफ्ते और रुकते तो तुम अपना जन्मदिन घर पर ही मनाते, मेरी मां ने धीरे से कहा। मैं चाहकर भी मां नहीं बन सकती, मैंने आह भरते हुए कहा। मेरा जन्मदिन इसी सप्ताह है और मेरी मां मेरे जन्मदिन तक रुकना चाहती थी और मैं भी इसे अपने परिवार के साथ मनाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ग्रिम बैटलफील्ड के नियम बहुत सख्त हैं और मुझे 5 दिनों के भीतर मिडज़ोन में रिपोर्ट करना होगा। अगर मैंने समय पर नहीं बताया तो मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रिम युद्ध क्षेत्र में हम एक वास्तविक युद्ध लड़ रहे हैं। सख्त और मामूली लापरवाही के नियम भारी सजा के साथ आते हैं। जल्द ही हम राजधानी के हवाई अड्डे पर पहुंच गए और होवर कार से उतरकर अंदर चले गए।
जब हम चल रहे थे तो बीच बीच में मुझे लगा कि कुछ लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। सच कहूं तो वे मेरी बहन और माँ को देख रहे हैं। आमतौर पर लोग सिर्फ मेरी बहन को देखने के लिए रुकते थे क्योंकि वह बहुत प्यारी है, लेकिन अब लोग मेरी माँ को भी देखने लगे। मेरी माँ एक खूबसूरत महिला है और मैंने कई बार यह इच्छा व्यक्त की है कि मुझे उनके अच्छे दिखने के गुण विरासत में मिले होते, न कि मेरे पिता के, जो औसत दिखने वाले हैं। 20 दिनों में मेरी माँ ने कुछ असंभव कर दिखाया था। वह 3 सप्ताह के भीतर ही शरीर शुद्धिकरण तकनीक के दूसरे प्रमुख शुद्धिकरण तक पहुंच गई थी। मुझे इसमें महीनों लग गए, लेकिन उसने ये काम कुछ ही दिनों में कर लिया था। इन 3 हफ्तों में वह प्रतिदिन अपनी सीमा से अधिक औषधीय राक्षस का मांस खाती थी और अपनी शरीर सफाई तकनीक का अभ्यास करती थी। इन 2 प्रमुख क्लींजिंग ने उसकी त्वचा को इतना जीवंत और निर्दोष बना दिया था कि हर कोई उससे मोहित हो जाता था। मैं भी 3 प्रमुख क्लींजिंग से गुजर चुकी थी और मेरी त्वचा उससे अधिक निर्दोष और जीवंत थी, लेकिन मेरे औसत दिखने के कारण लोगों ने शायद ही कभी इस पर ध्यान दिया हो। हम लाउंज में पहुंचे और वहां बैठकर प्रतीक्षा करने लगे तथा हवाई जहाज के बंदरगाह पर पहुंचने में अभी भी 15 मिनट बाकी थे। मेरे सभी दोस्त पहले ही जा चुके हैं, जुड़वा और अन्य लोग कल ही चले गए थे, जबकि एलेन और मैडेलिन अपने शिक्षक के साथ सुबह ही चले गए थे। मेरे दोस्तों के विपरीत जो मिडजोन जा रहे हैं और मैं, एलेन और मैडेलिन सीधे वारजोन चले गए। केवल वे ही लोग वॉरजोन में जाने के योग्य हैं जिनके पास सिल्वर एलीट की शक्ति थी। वॉरजोन असली सौदा है। यह एक ऐसी जगह है जहां सिल्वर और गोल्ड एलीट प्रशिक्षित होते हैं, और यदि कोई शीर्ष पर पहुंचना चाहता है तो उसे यही स्थान अपनाना चाहिए। ये समय है, मैंने कहा, क्योंकि मुझे एयरशिप से सूचना मिली थी। जाओ, सुरक्षित रहो, मेरी माँ ने कहा। मैंने सिर हिलाया और आखिरी बार गले लगा लिया। भैया जा रहे हैं, मेरी बहन ने कहा। अभी तक हमने उसे नहीं बताया था कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे उनसे गले मिलते देख एक बच्चा भी समझ सकता है कि क्या हो रहा है। हाँ, मुझे जाना है, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए जल्द ही वापस आऊंगा, मैंने कहा और उसके गोल मटोल गालों को कई बार चूमा। जल्दी आओ, उसने आंखों में आंसू भरकर कहा। मैं तुम्हारे जानने से पहले ही वापस आ जाऊंगी, मैंने उसे कैंडी का पैकेट देते हुए कहा, लेकिन इससे वह खुश नहीं हुई। अलविदा, मैंने कहा और हवाई जहाज की ओर चलने से पहले अपनी बहन को एक आखिरी चुंबन दिया। मुझे एयरशिप पर बैठे हुए 1 घंटा हो चुका था और जैसे ही एयरशिप ने वेस्टब्लिड की ओर उड़ान भरना शुरू किया, मेरी उदासी उत्साह में बदलने लगी। 15 मिनट में एयरशिप वेस्टब्लिड तक पहुंच जाएगा और मैं अंततः 1 महीने से अधिक के अलगाव के बाद राहेल से मिलूंगा। हम 1 सप्ताह से साथ हैं, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आती थी, विशेष रूप से चौकी पर। और अब जब एयरशिप उसके करीब आ रही है, मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत जल्द ही उससे मिल पाऊंगा। उसने जो कुछ किया और मुझसे पूछा, उससे मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने परिप्रेक्ष्य से सोचा तो मैं समझ सका कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी इससे मुझे काफी गुस्सा आया। हर रिश्ते में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं, और अपने भाई बहनों के लिए उसका अतिरिक्त प्यार उसके रिश्ते के लिए बुरा है। हो सकता है कि उसे मेरी कुछ बातें पसंद न हो। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, किसी को समझौता और समझ के जरिए इसे परफेक्ट बनाना होता है। समय बीतता गया और जल्द ही मुझे अपने नीचे एक परिचित शहर की छवि दिखाई दी, वेस्टब्लिड शहर। पहला बड़ा शहर जहां मैंने अपने जीवन के लगभग 2 साल बिताए। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा। इस शहर का मेरी प्रगति पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और यह भविष्य में भी मेरी प्रगति को प्रभावित करेगा। कुछ ही सेकंड बाद एयरशिप हवाई अड्डे की ओर उतरने लगी और ये देखकर मैं अपने केबिन सूट से बाहर निकला और एयरशिप के मुख्य हॉल में जाकर रेचल का इंतजार करने लगा। धप, हवाई जहाज ने जोरदार आवाज के साथ जमीन पर कदम रखा और उस जोरदार आवाज को सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज के दरवाजे की ओर देखा जो यात्रियों के अंदर आने के लिए खुल गया। कुछ सेकंड घंटों की तरह बीत गए जब मैंने लोगों को एक के बाद एक अंदर प्रवेश करते देखा, लेकिन रेचल का कोई पता नहीं था। जैसे ही 1 मिनट बीत गया और मैं रेचल को बुलाने ही वाला था कि मैंने आखिरकार उसे अपने साथ घूमते हुए आते देखा, जैसे कि वह किसी को खोज रही हो। उसने एक छोटी पीली ड्रेस पहनी हुई है जो उसकी खूबसूरत लंबी टांगों को पूरी तरह से उभार रही है। जब हमारी आंखें मिली और हमारे होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान उभरी, और अगले ही पल हम दोनों तेज कदमों से एक दूसरे की ओर चल पड़े। एज, मुझे चूमो। कुछ सेकंड बाद हम आधे रास्ते में मिले और मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसने मुझे बीच में रोक दिया और चुंबन के लिए कहा और कहा कि मैं कौन होता हूं एक महिला को चुंबन देने से मना करने वाला।
मैंने उसे चूमा और पूरे जोश के साथ चूमा। मैंने उसके लिए जो भी भावनाएं महसूस की थीं, उन्हें बाहर निकाल दिया। मैंने उस चुंबन में अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर दी, और उसकी प्रतिक्रिया में वही जोश देखकर मुझे पता चला कि उसने भी ऐसा ही महसूस किया था। हम चुंबन लेते रहे और तभी रुके जब हमें लगा कि हवाई जहाज आसमान में ऊपर जा रहा है। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, हमने एक स्वर में कहा और हंस पड़े। चलो चले, मैंने कहा। हम मेरे केबिन की तरफ चले और अंदर घुस गए, और जैसे ही हम अंदर घुसे हमने चूमना शुरू कर दिया, और इस बार हमारा चुंबन पहले से भी ज्यादा जोशपूर्ण था। इस बार हमने पहले की तरह अपने हाथों पर नियंत्रण नहीं रखा, क्योंकि हम पूरी तरह से जोश में खो चुके थे। मुझे खुशी है कि उसने छोटी सनड्रेस पहनी हुई है, क्योंकि मेरे हाथों को उसकी चिकनी नंगी जांघों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। त्वचा बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे मैं उसकी त्वचा को नहीं बल्कि रेशमी साटन को छू रहा हूं। मैं उसकी खूबसूरत जांघों को छूने से नहीं कतराता था, क्योंकि मुझे पता था कि वह जिस तरह से है उससे उसे मजा आ रहा है। धीरे धीरे मैंने अपने हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाया और उसकी त्वचा के हर इंच का आनंद लिया। उसने इसका विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, और मैं कौन हूं इसका विरोध करने और साहस करने के लिए, उससे उसने सहमति भी दी। मेरे हाथ ऊपर की ओर बढ़ते रहे और उसके शानदार नितंबों तक पहुंचने ही वाले थे कि मुझे उसका धक्का महसूस हुआ। मैंने पाया कि मुझे बिस्तर पर धकेल दिया गया है, और इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, मैंने पाया कि रेचल मेरे ऊपर थी, और हमने फिर से चुंबन करना शुरू कर दिया। इस बार वह और भी अधिक भावुक थी, और मैं उसी जुनून के साथ प्रतिक्रिया दे सकता था। मैंने फिर से अपनी खोज शुरू की, लेकिन इस बार मैंने अपने हाथ सीधे उसके नितंबों पर रख दिए। जैसे ही मैंने उसके नितंबों को छुआ, मुझे उसके शरीर में सिहरन महसूस हुई, और उसका चुंबन और भी जोशपूर्ण हो गया। मैं बहुत खुश हो गया, उसकी तरफ से कोई प्रतिरोध महसूस नहीं किया और उसकी शानदार गांध को टटोलना शुरू कर दिया। उसकी गांध सबसे अच्छी है, न केवल ये नर्म है बल्कि ये दृढ़ भी है, जो मुझे दबाने पर स्वर्गीय एहसास देती है। मैंने न केवल उसकी गांध को टटोला बल्कि उसके दोनों गालों को भी जी भरकर दबाया। उसे दबाना अद्भुत अनुभव था, ये हस्तमैथुन से भी अधिक अद्भुत है। यह इतना अद्भुत एहसास है कि मैं इसे जारी रखना चाहता था। मैंने जी भरकर उसके साथ खेला, लेकिन मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाया। हमारा रिश्ता उस स्तर पर नहीं पहुंचा था जहां मैं उस सीमा को छू सकता, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मैं उसे उचित डेट पर नहीं ले जा पाता। हम कुछ देर तक चुंबन करते रहे, फिर अंततः सांस फूलने लगी। जब हम रुके तो हमने कुछ नहीं कहा, हम बस मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रहे। मेरे भाई बहनों के लिए आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। यदि आपकी जगह अन्य लोग होते तो वे इतना कुछ नहीं करते, उसने धीरे से कहा, जिस पर मैं बस मुस्कुरा दिया। हालांकि मैं थोड़ा गुस्से में था, उसका चेहरा देखकर मेरे दिल से सारा गुस्सा गायब हो गया। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने जो कहा वह सही है। मैंने जो कुछ भी किया वह उसके लिए किया, और यह सुनकर उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ गई। धन्यवाद, उसने कहा और उठने से पहले मेरे होठों पर चुंबन दिया। मेरी बहन को आपसे इतनी सारी चीजें लेने पर बुरा लगा, जबकि बदले में आपको कुछ भी नहीं दिया, इसलिए उसने मुझसे ये देने को कहा। उसने मुझे एक छोटा चांदी का डिब्बा देते हुए कहा, इसमें क्या है? मैंने उसके हाथ से डिब्बा लेते हुए पूछा, जब तुम इसे खोलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, उसने रहस्यमयी ढंग से कहा। उत्सुकतावश मैंने डिब्बा खोला और उसमें वह चीज देखी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हौंफना। जब मैंने इसके अंदर की चीज देखी तो मेरी सांसें रुक गईं। बॉक्स के अंदर एक छोटी सी कांच की बोतल है, और उस कांच की बोतल में तरल पदार्थ की एक बूंद थी जिसमें दुनिया के सभी रंग समाहित थे। क्या ये 1000 प्रेरणाओं का द्रव्य है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तरल की यह बूंद अमूल्य है, खासकर जब इसे सही समय पर लिया जाए। इसे हजारों कल्पनाओं का तरल कहा जाता है। ये खंडहर में ग्रैंड पैलेस की दूसरी चुनौती के इनाम के समान ही काम करता है। ये किसी व्यक्ति को अपनी सारी प्रेरणा को एकाग्र करने में मदद करता है। हालांकि यह नियम शक्ति पर काम नहीं करता है, फिर भी यह मूल्यवान है। अगर मैं इसे अभी पीता हूं और क्लॉक स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में सोचता हूं, तो कुछ ही मिनटों में क्लॉक स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में मेरी समझ में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। सारा ने मुझे ये तरल पदार्थ दिया है, अब मैं उसका एहसानमंद हूं, क्योंकि इस चीज का मूल्य उससे कहीं अधिक है जो मैंने उसे दिया था। अब आप मेरे भाई बहनों से नाराज नहीं हैं, है ना? रेचल ने पूछा। अब मैं उनका एहसानमंद हूं, मैंने सांस फूलते हुए कहा, और आखिरकार मैंने बक्से का ढक्कन बंद किया और उसे स्टोरेज में रख दिया।
हालांकि इसका उपयोग करने से शक्ति में वृद्धि होगी, फिर भी यह मुझे सिल्वर एलीट बनने के लिए चार्ज करने में पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मैं इसे अपने स्टोरेज में रखूंगा और जब मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी तब इसका उपयोग करूंगा। इधर आओ, मैंने रेचल से कहा। वह मेरे पास आए और मेरी गोद में बैठ गई तथा उसकी टांगें मेरी कमर पर कसने लगी और अगले ही पल हमने चुंबन करना शुरू कर दिया। इस बार उनमें कोई गर्मजोश नहीं था, केवल मौन जोश था। हम पहले की तरह भूखे किशोरों की तरह चुंबन नहीं कर रहे हैं। इस बार हमारे चुंबन धीमे और सुस्त थे, हम बस एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे हैं। एयरशिप के विज्ञापन में समय बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। 5 दिन बीत गए। ये 5 दिन आरामदेह थे, सिवाय उस समय के जब हम अपने अलग अलग केबिन में सोने जाते थे। हम सचमुच एक साथ होते थे। हमने एक विशेष प्रशिक्षण कक्ष में भी एक साथ प्रशिक्षण लिया है, जिसे मैंने प्रीमियम का भुगतान करके बुक किया था। हालांकि मैं कोई प्रगति नहीं कर पाया था, लेकिन राहेल ने आखिरकार सीक्रेट विधि में फर्स्ट कॉम्प्लाइमेंट तक पहुंच गई थी, जिससे अंततः उसे अपना स्वयं का क्षमता कवच बनाने में मदद मिली। जब मैं घर पर था तो मैंने उसे लिंक के माध्यम से प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया था, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनिंग की तुलना निकट दूरी के प्रशिक्षण से नहीं की जा सकती थी, जहां मैं उसकी सबसे छोटी खामी को भी ठीक कर सकता था। अपनी बहन सारा की तरह उसके पास भी लाइटनिंग एलिमेंटल क्षमता है, जिसे नियंत्रित करना सबसे कठिन है, और यह एलिमेंटल फायर क्षमता की तुलना में अधिक विनाशकारी शक्ति रखती है, और शायद यही कारण है कि उसे क्षमता कवच बनाने में अधिक समय लगा। उसकी क्षमता कवच सबसे शक्तिशाली बुनियादी क्षमता कवच है जो मैंने कभी देखा है। यह न केवल बिजली की क्षमता के कारण है, बल्कि मेरे मार्गदर्शन के कारण भी है, जिसने उसे सबसे अच्छा क्षमता कवच बनाने में मदद की जिसे वह संचालित कर सकती है। क्षमता कवच के साथ उसकी शक्ति अंततः 9 सितारा अभिजात वर्ग तक पहुंच गई थी, और अब 9 सितारा अभिजात वर्ग के शिखर को छोड़कर कोई भी उसे नहीं हरा सकता था, सिवाय मेरे। बेशक मैंने कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया होगा, लेकिन मैंने कुछ छोटे सुधार किए और जिसने मेरी शक्ति को 9 सितारा अभिजात वर्ग के शिखर तक पहुंचा दिया। अब मेरे पास किसी भी 9 सितारा अभिजात वर्ग को हराने की क्षमता है। ये देखकर मैंने अंततः राहत की सांस ली, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से रजत अभिजात वर्ग बनने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। व्हाइट एलीट और सिल्वर एलीट के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को पार करने के लिए मुझे बहुत बड़ी प्रगति करनी होगी, क्योंकि अगर मैं अपनी वर्तमान गति से प्रगति करना जारी रखता हूं, तो मुझे एक बनने में महीनों लगेंगे। यह एयरशिप पर हमारी आखिरी ट्रेनिंग होगी। राहेल ने कहा कि हम छोटे प्रशिक्षण में पहुंच गए। हाँ, मैंने जवाब दिया जब मैंने उसे जैकेट उतारते हुए देखा जो उसने पहना हुआ था। हरकतें मोहक थी, लेकिन सीधी सादी कि मेरा छोटा भाई भी ध्यान से देखने लगा। जल्द ही उसने अपनी जैकेट पूरी तरह से उतार दी और फिर उसे फेंक दिया, और मुझे उसका बेहतरीन शरीर देखने को मिला। जिस दिन से हमने प्रशिक्षण शुरू किया था, उसी दिन से उसने ऐसा करना शुरू कर दिया था, और हर दिन मैं इससे मोहित हो गया, और यह जानते हुए कि मुझे उसका प्रदर्शन पसंद है, वह इसे और भी विस्तृत बना देती है। पहले 2 दिन वह काफी अनाड़ी थी, लेकिन उसके बाद उसकी हरकतें सहज हो गईं, और अब मैं उसकी हरकतों में कोई भी खामी नहीं देख सकता था। चलो शुरू करते हैं, मैंने कहा। जैसे ही मैंने पके हुए मांस का लाल टुकड़ा खाया, मेरे बगल में उसने भी वैसा ही किया, लेकिन मेरा उसका हिस्सा बहुत छोटा था। मांस का टुकड़ा खाने के तुरंत बाद हमने अभ्यास शुरू कर दिया जैसे कि यह नहीं था। फिर हम अपार औषधीय ऊर्जा के कारण विस्फोट कर देते थे। मेरी तरह रेचल ने भी क्रेजी प्रैक्टिसिंग के फॉर्मूले का पालन करना शुरू कर दिया। ये देखते हुए कि वह सीक्रेट विधि और बॉडी क्लीनिंग तकनीक में मुझसे पीछे है, उसने भी क्रेजी ट्रेनिंग विधि को आजमाने पर जोर दिया। मैंने हमेशा की तरह अपने चारों तरीकों से अभ्यास शुरू किया, लेकिन आज मैं शरीर की सफाई के व्यायाम पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने आज अतिरिक्त मेहनत की तो मैं लेफ्टिनेंट चरण के मध्य स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता हूं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने लगातार एक के बाद एक पोज का अभ्यास जारी रखा, बिना रुके। इस तरह 1 घंटा बीत गया और मैं आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गया, और अब मुश्किल से अपना शरीर हिला पा रहा था, लेकिन मैं अभी भी प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि मैं चमत्कारी फल ऊर्जा के बादल को देख रहा था जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ था। इससे पहले कि यह इतना बड़ा हो जाए कि मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल सके, मुझे इसे अभी भी कुछ और ऊर्जा देनी है, इसलिए मैं घोंघे जैसी गति से प्रदर्शन जारी रखता हूं। मेरे शरीर से सारी ऊर्जा समाप्त हो जाने के बाद भी मैं स्थिर बना रहता हूं। धप। अंत में भगवान जाने कितने समय बाद चमत्कारी फल की ऊर्जा अंततः इतनी बड़ी हो गई कि मुझे स्तर ऊपर उठाने में मदद मिली, और ये देखकर मैंने उसे छोड़ दिया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा।
जबकि मैं बहुत थक गया था और बेहोशी में डूब जाना चाहता था, मैंने बलपूर्वक अपनी चेतना को नियंत्रित किया और चमत्कारिक ऊर्जा को अपने शरीर में फैलते और मुझे ऊपर उठते देखा। मैं अपने शरीर और आत्मा की शक्ति में तेजी से वृद्धि महसूस कर सकता था, जबकि मुझे जो थकान महसूस हो रही थी वह तेजी से कम हो रही थी। कुछ ही मिनटों बाद मेरे शरीर की सारी हलचलें शांत हो गईं और मैं औपचारिक रूप से लेफ्टिनेंट स्तर के मध्य स्तर पर पहुंच गया। मिड लेफ्टिनेंट स्तर तक पहुंचने पर बधाई, रेचेल ने कहा जब मैं फर्श से उठी। धन्यवाद, मैंने कहा और नई ताकत के साथ अभ्यस्त होने के लिए अपने अंगों को हिलाना शुरू कर दिया। हालांकि स्तर में सुधार से मुझे कोई बहुत अधिक बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन इससे मेरे समग्र पहलुओं में वृद्धि हुई, जो मुझे अभ्यास में आगे मदद करेगी। चलो फ्रेश होकर चलते हैं, एयरशिप के मिड जोन में उतरने में मुश्किल से 1 घंटा बाकी है। रेचल ने कहा। मैंने सिर हिलाया और उसके साथ प्रशिक्षण कक्ष से बाहर चला गया। हम स्नान के लिए अपने कमरे में चले गए और फिर बड़े हॉल की ओर चल दिए, क्योंकि मिल्फ्रेड में हवाई जहाज के उतरने में मुश्किल से आधा घंटा ही बचा था। समय बीतता गया, हम बार से मंगाए गए पेय पदार्थों को पीते हुए ग्रेट हॉल में बैठे रहे और जल्द ही हमें बादलों के बीच से हवाई जहाज उतरता हुआ महसूस हुआ और मुझे बादलों के नीचे छिपा शहर देखने को मिला। यह एक विशाल शहर है। जिस चौकी में मैं था उससे कम 20 गुना बड़ा। यहाँ हर प्रकार की इमारतें देखी जा सकती हैं, कुछ छोटी हैं जबकि कुछ ऊंची हैं, जिनकी वास्तुकला की शैली अलग अलग है। धप, कुछ मिनट बाद हवाई जहाज अंततः जमीन पर उतरा और लोगों के प्रस्थान के लिए उसका द्वार खुल गया। टिंग टिंग, जैसे ही मैं एयरशिप से बाहर निकला मेरी होलोवॉच बज उठी। न केवल मेरी बल्कि रेचेल और अन्य लोगों की भी एडवेंचरर्स गिल्ड सूचना पुस्तिका भेज रही है। मैंने इसे तुरंत नहीं पढ़ा क्योंकि मैं दृश्यों और अपने आसपास के लोगों को देखने में व्यस्त था। ये वास्तव में एक जंक्शन मिड जोन है, रेचेल ने सांस फूलते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया क्योंकि हम पहले से ही मेरे चारों ओर विभिन्न जातीयता और नस्ल के लोगों को देख सकते थे। तो हम कहाँ ठहरेंगे? हमारे आसपास की विविधता से संतुष्ट होने के बाद रेचेल ने पूछा। चलो बैठो और देखो, मैंने लाउंज में खाली सीटों की ओर इशारा करते हुए कहा। घर में मैं उस स्थान के बारे में शोध करना चाहता था जहां मैं मिडज़ोन में रहूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी मेरे अधिकारियों से नहीं मिल सकी, इसलिए मैं केवल निराशा में इंतजार कर सकता था। जैसे ही हम कुर्सी पर बैठे, एडवेंचर पैराडाइज साइट पर पहुंचे और उसमें लॉजिंग सेक्शन पर टैप किया। लॉजिंग सेक्शन में मैंने उस लॉजिंग की आवश्यकता टाइप की जो हमें चाहिए थी। हमने पहले ही साथ रहने का फैसला कर लिया था, हालांकि हम एक अलग कमरे में रहेंगे लेकिन फिर भी साथ रहेंगे। इसलिए हमें एक बड़ी जगह चाहिए जिसमें हमारे लिए अलग अलग कमरे हों, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें चाहिए वह है एक अभ्यास हॉल। हमें एक अभ्यास कक्ष की आवश्यकता है। यह इतना बड़ा होना चाहिए कि हम बिना स्थान की अधिक बाधा के सामान्य मुकाबला कर सकें। हालांकि मुझे पता है कि ऐसा स्थान बहुत महंगा होगा, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि मैना क्रिस्टल ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी मुझे कमी नहीं है। हे भगवान, ये कीमतें कितनी हैं? रेचेल ने हैरानी से कहा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मैं भी कीमतें देखकर चौंक गया। वे मेरी कल्पना से परे हैं। ऐसा लगा जैसे मैं जिस चौकी पर था वह एक पिछड़ा हुआ गांव था जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी, जबकि यह जगह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विकसित महानगर है। अगर मेरे माता पिता ये कीमतें देखते तो वे सीधे बेहोश हो जाते। यहाँ कीमतें कितनी घृणित हैं। अगर मेरे पास ढेर सारा मैना क्रिस्टल न होता जो स्टोरेज आर्टिफैक्ट को महसूस कर सकता, तो मैं भी चौंक कर कुछ ऐसा कह देता जैसा राहेल ने किया। चौकी में मैं अपार्टमेंट में रहता था जिसकी लागत 1 मन क्रिस्टल से भी कम थी, लेकिन यहाँ तक कि सबसे छोटे अपार्टमेंट की लागत 1000 मन क्रिस्टल है और आवश्यकता के स्थान 25,000 मन क्रिस्टल से शुरू होते हैं। कीमतें इतनी अधिक होने की संभावना यहाँ के लोगों की ताकत के कारण है। यहाँ ताकत का सबसे निचला स्तर 3 सितारा अभिजात वर्ग है, यहाँ तक कि यहाँ के गैर लड़ाकू कर्मियों के पास 1 सितारा अभिजात वर्ग या उससे ऊपर की ताकत है। और जो व्यक्ति 3 सितारा अभिजात वर्ग की ताकत रखता है, उसके लिए 1000 मन क्रिस्टल बस उसी तरह बदल जाता है जैसे कि एक ही ताकत वाले ग्रिम जाति के राक्षस को मारने के लिए मिलता है। इसलिए यहाँ आसमान छूती कीमतें इतनी आश्चर्यजनक नहीं हैं। शुरुआती झटके के बाद हमने खुद को शांत किया और गंभीरता से संपत्तियों को ब्राउज करना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ कीमतें अधिक थीं, वे हमारे लिए अधिक नहीं थीं, जिनके पास लाखों में मैना क्रिस्टल हैं। इसलिए हमने शांतिपूर्वक संपत्तियों को देखा, ये जांच की कि वे क्या पेशकश करते हैं और हमें क्या चाहिए। क्या हम इस बारे में निश्चित हैं?
मैंने रेचल से पूछा, हमारे द्वारा चुने गए स्थान के सजीव प्रक्षेपण की ओर इशारा करते हुए। हाँ, रेचल ने कहा, और अगले ही पल मैंने किराए पर क्लिक किया और हम दोनों ने कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। जिस जगह को हम किराए पर ले रहे हैं उसकी कीमत 60,000 मैना क्रिस्टल है। हालांकि यह महंगा है, लेकिन इसके लायक है। इसमें न केवल एक बड़ा रहने का स्थान था, बल्कि 3 अभ्यास कक्ष भी थे। 3 में से 2 छोटे हैं, जबकि एक इतना बड़ा है कि बिना किसी जगह की कमी के लड़ सकते हैं। मैं किराया अकेले ही देना चाहता था, लेकिन रेचल ने किराया बांटने पर जोर दिया और उसका आग्रह देखते हुए मुझे उसे आधा किराया देना पड़ा। घर पर मिलते हैं, मैंने कहा। हाँ, देखते हैं कौन पहले वहां पहुंचता है, राहेल ने हवा में उड़ते हुए कहा। हम दोनों अपने गिल्ड की दिशा में उड़ रहे हैं क्योंकि हमें शाम से पहले उसमें पंजीकरण करवाना है और साथ ही कई औपचारिकताएं भी पूरी करनी है। मैंने आखिरी बार राहेल पर एक नज़र डाली। मैं तेजी से मिल्फ्रेड के रेजिंग थंडर गिल्ड की ओर उड़ गया। रेजिंग थंडर गिल्ड तक पहुंचने में मुझे कुछ मिनट लगे, और मुझे कहना होगा कि यह विशाल है। किले कैवेंडिश की तुलना में कहीं अधिक बड़ा है और बोल्ट साइन द्वारा उत्सर्जित आभा कहीं अधिक प्रभावशाली है। जब मैं उसके करीब गया तो मुझे लगा कि मेरे शरीर के सारे बल खड़े हो गए हैं, और मुझे इससे बहुत खतरनाक एहसास हुआ। यह उस एहसास से भी अधिक खतरनाक था जो मुझे जुड़वां बच्चों के माता पिता से मिला था। ये बोल्ट हथियार। मैंने सोचा था कि फोर्ट कैवेंडिश के गिल्ड में जो है उसमें केवल दमनकारी भावना होती है, लेकिन इससे केवल मामूली नुकसान ही हुआ था। लेकिन मेरे सामने जो चीज है वह असली है। इसमें अपार शक्ति थी, और यह जुड़वां माता पिता के स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को भी घातक रूप से घायल करने या मारने की शक्ति रखता था। मैंने कुछ देर तक बोल्ट को देखा, फिर मैं गिल्ड के विशाल दरवाजे से अंदर चला गया। माफ करें, पंजीकरण कहाँ है? मैंने उग्र थंडर बैज दिखाते हुए पूछा। मैं फोर्ट कैवेंडिश में पहुंच गया। 4थी मंजिल पंजीकरण के लिए है, उसने जवाब दिया। मैंने 4थी मंजिल के लिए लिफ्ट में जाने से पहले धन्यवाद दिया। जैसा कि उसने कहा था, 4थी मंजिल पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यह मेरे जैसे लोगों के लिए है जो चौकी से मिडज़ोन में नए आए हैं। पंजीकरण सुचारू रूप से हो गया। मैंने सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है, और अब मुझे केवल अपनी ताकत को आधिकारिक रूप से पंजीकृत कराना है और एक नया बैच प्राप्त करना है, और उसके बाद मैं स्वतंत्र हूँ। ताकत साबित करना बेहद सरल है। मुझे बस काल्पनिक क्रिस्टल से कुछ विरोधियों से लड़ना है। ये गिल्ड चुनौती की तरह ही है। एकमात्र अंतर यह है कि जिस प्रतिद्वंद्वी का मैं सामना करूंगा वह उच्च स्तर पर जाएगा। मैं ये काम 3 दिनों में कर सकता था, लेकिन मैंने इससे पार पाने का निर्णय लिया ताकि मैं पंजीकरण के सभी चरणों को पूरा कर सकूं। नौकरशाही एक कुतिया है, और मैं इसमें और अधिक नहीं फंसना चाहता। इसलिए मैं जल्दी से लिफ्ट में चढ़ गया और 9वीं मंजिल पर चला गया, क्योंकि वहां पर काल्पनिक क्रिस्टल रखे गए थे। और हाँ, मिडज़ोन में गिल्ड के पास 20 से अधिक काल्पनिक क्रिस्टल हैं, इसलिए जब तक बहुत सारे लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं तब तक कोई लाइन नहीं होगी। मैंने ज्यादातर खाली कमरा चुना और सीधे क्रिस्टल कक्ष में जाकर बैठ गया और क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित किया, और कुछ सेकंड बाद मेरी चेतना काल्पनिक क्रिस्टल में प्रवेश कर गई। क्रिस्टल में मैं चुनौती के बाद बदलाव पूरा करता हूं। मैंने प्रत्येक चैलेंजर को एक ही चाल में समाप्त कर दिया, सिवाय अंतिम चैलेंजर के। मुझे इसे समाप्त करने में 1 मिनट लगा क्योंकि इसमें 9 सितारा अभिजात वर्ग की शक्ति थी। मैंने 1 मिनट के भीतर गिल्ड चुनौती समाप्त कर ली और नीचे जाने वाला था, लेकिन ऊपर जाने का फैसला किया। 10वीं मंजिल पर फिर से काल्पनिक क्रिस्टल हैं, लेकिन 9वीं बार पर उन काल्पनिक क्रिस्टल के विपरीत जहां मुझे 12 चैलेंजर से लड़ना था, यहां मुझे केवल 1 से लड़ना होगा। और अगर मैंने वह लड़ाई जीत ली और फिर मैं वॉर जोन में जाने के योग्य हो जाऊंगा। यहाँ चैलेंजर की ताकत एक सिल्वर स्टार एलीट है। जब तक किसी के पास 1 स्टार एलीट की ताकत है, वे वॉर जोन में जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस बार भी मैंने खाली हॉल चुना और सीधे क्रिस्टल रूम में चला गया, और पिछली बार की तरह 1 मिनट के भीतर ही खत्म हो गया। फिर भी इस बार मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि जिस चैलेंजर का मैंने सामना किया था उसने मुझे एक ही बार में खत्म कर दिया था। उसका हमला इतना तेज था कि मुझे पता भी नहीं चला और मैं मारा गया।